हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सक्सेस ट्री। हमारी एसएससी सीपीओ की एमसीक्यू सीरीज का मैथ्स का आज दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम एडवांस मैथ्स में टॉपिक वाइज ज्योमेट्री के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको ज्योमेट्री के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो एसएससी सीपीओ में बहुत वेटेज रखता है। मैथ्स के 50 क्वेश्चंस में से आपको अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन मिलते हैं मिनिमम ज्योमेट्री में से, तो हम इसलिए पहले ज्योमेट्री को कवर करना चाह रहे हैं। तो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है, वो क्वेश्चन है ट्रायंगल्स पे और ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल हो, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लो ABC, और इस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूँ PQ, अगर आपको कहा जाए कि दिस PQ इज पैरेलल टू, इफ PQ इज पैरेलल टू BC, अगर ये जो लाइन PQ है ये BC के पैरेलल है, तो क्या होगा कि ट्रायंगल APQ सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है, सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, जो साइड पे रेशोज बनेंगे लेंथ के वो सेम बनते हैं। जिस रेशो में AB डिवाइड होगा उसी रेशो में AC डिवाइड होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। एक तो ये चीज होती है। दूसरा, इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो AP और AB का रेशो होगा, जो AP और AB का रेशो होगा वही रेशो AQ और AC का होगा, वही रेशो AQ और AC का होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है कि छोटे ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड का जो रेशो है इस तरफ, वही इस तरफ भी होगा कि जो AP AB से रेशो बनाएगा वही AQ AC से रेशो बनाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहें या सिमिलैरिटी कहें, दोनों का ही यूज इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी ट्रायंगल ABC में D एंड E दो पॉइंट्स हैं ऑन साइड्स AC एंड BC। अब पहली बात तो डायग्राम बनाने के टाइम पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहली गलती जल्दी जल्दी में यहाँ स्टेटमेंट वाली ही होती है। यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिए गए हैं D एंड E वो AC और BC पर दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से उस तरह से बनाना है कि अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट C है और ये AB है। आपको दिया गया है that D is a point on AC and E is a point on BC. D and E are the points on AC and BC such that DE is parallel to AB. Such that DE is parallel to AB. Then उसके बाद कहा है F is a point on CE. CE जो बना उसके ऊपर F एक पॉइंट है such that DF is parallel to AE. DF जो है वो AE के पैरेलल है। तो हमें जो पता है वो क्या है, that DE is parallel to AB and DF is parallel to AE। तो जो हमने पीछे अभी रिजल्ट पढ़ा वही रिजल्ट यहाँ दो बार लगेगा। किस तरह से कि पहले हम कंपैरिजन करते हैं ट्रायंगल CDF, पहले ट्रायंगल कंपैरिजन हम करते हैं ट्रायंगल CDE और ट्रायंगल CAB। मतलब कि जो DE हमने बनाया था इसको अगर हम एक बार छोड़ दें, मैं इसको डॉट में बना रहा हूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, DE पैरेलल AB की वजह से जो ट्रायंगल CDE बना, ठीक है, और ट्रायंगल CAB बना। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे सिमिलरिटी वाला, तो मैं कह सकता हूं दैट CD छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड CA will be equals to CE upon CB, CE upon CB। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लास्ट में पूछा गया है BC यानी कि CB की लेंथ आपसे पूछी हुई है। ठीक है, अच्छा, और दूसरा अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल CDF है तो ये सिमिलर किसके होगा, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल CAE के, क्योंकि DF पैरेलल AE पड़ा है तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAE।
तो यहां से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरफ तो रेशो वही रहेंगे, इस तरफ तो CD और CA ही रहेगा, और दूसरी तरफ जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी CF/CE, CF/CE हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यहां तक ट्रायंगल बनेगा, हम इस तरह से बनाएंगे तो ठीक है, तो इसमें CF और CE जो होंगे यहाँ पे इनकी रेशो बनेगी। तो अब हम वैल्यूज पे चलते हैं। हमें वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं दैट CE इज इक्वल टू 6, CE हमें पता है 6 दिया है, CE इज 6 एंड CF इक्वल्स टू 2.5। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो CD/CA के बराबर ही दोनों हैं, CE/CB भी और CF/CEE। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, पहले दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट CE/CB इक्वल्स टू CF/CE। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह दूँगा CE की वैल्यू मुझे क्या पता है, 6/CB जो मुझे फाइंड करना है, 6/CB जो मुझे फाइंड करना है इक्वल्स टू CF/ यानी कि 2.5/6। ठीक है, तो अगर हम CB की वैल्यू बनाएंगे तो CB की वैल्यू क्या बनेगी, 6 × 6 दैट इज 36/2.5। ठीक है, 36/2.5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो दिस इज 36 × 10/25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, 14.4 सेंटीमीटर बनेगी। ये 2/5 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आराम, बेसिक सी कैलकुलेशन है, आराम से की जा सकती है। तो क्वेश्चन जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सिमिलैरिटी पे। जब पैरेलल, किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन बनती है तो साइड्स का रेशो किस तरह से चलता है, उसी बात पर क्वेश्चन था और वही रेशोज को 2 बार यूज किया गया था। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो आपके लिए 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा इस पर नहीं लगते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया है आपको पूरे अच्छे तरीके से, तो होपफुली आप इसको कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रायंगल्स पे ही बेस्ड था और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर थोड़ा सा सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइप क्वेश्चन का चेंज हो गया है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल्स दिए हैं तो आपको कहा गया है कि कोई ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल Q जो है वो 85 है और एंगल R जो है वो 65 डिग्री है। उसके बाद S and T आर द पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। S और T यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और अब यहाँ पे आपको S और T के बारे में ये नहीं बताया गया कि जो ST लाइन बनती है वो किस तरह की है, क्या वो बेस के पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक एंगल दे दिया, दैट एंगल STR इक्वल्स टू 95 डिग्री। अगर एंगल STR 95 डिग्री है और QR और ST का रेशो आपको दे रखा है, यहाँ पे QR रेशो ST इज 9:5 एंड PQ इज 21.6 सेंटीमीटर। PQ इज 21.6 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड करना है PT की लेंथ आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब सॉल्व करते हैं इसको सिंपल से तरीके से। अब आप ये देखिए कि अगर ये एंगल आपको 95 डिग्री का दिया है तो ये वाला एंगल कितना होगा। अगर हम एंगल बात करें PTS की तो ये वाला एंगल 85 डिग्री बनेगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब अगर वो एंगल 85 डिग्री है तो मैं ट्रायंगल कंपेयर करना शुरू करता हूँ। एक मेरे पास ट्रायंगल है PST, या मैं इसको कहूँ कि दिस इज PTS, यहाँ वाला ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है ट्रायंगल PQR। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर देखना चाहूँ तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में एक एंगल 85 डिग्री का है और पूरे ट्रायंगल में भी एक एंगल 85 डिग्री का है, तो एक एक एंगल दोनों का बराबर हुआ। दूसरा P एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, वो PST में भी है और वो PQR में भी है। इट मीन्स ये भी एंगल दोनों में इक्वल काउंट होगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल रिस्पेक्टिवली बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी, और अगर वो सिमिलर हैं तो फिर हम उनकी साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। लेकिन पहले आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा
ऑर्डर मैंने जिस तरह से लिखा है आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह से एंगल इक्वल है। एंगल P और एंगल P बराबर है तो PP दोनों शुरू में, फिर एंगल जो T पे है PTS वाला और एंगल PQR ये बराबर है तो फिर T और Q, देन S और R जो तीसरा एंगल बच गया हमने वो लिख दिया। अगर ये सिमिलर हैं तो जो साइड्स का रेशो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, दैट PT अपॉन PQ इज इक्वल्स टू ST अपॉन QR इज इक्वल्स टू PS अपॉन PR। ठीक है, आपको ये तीसरी साइड शायद लिखने की जरूरत ना पड़े, दो से ही काम चल सकता है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए कि सिमिलैरिटी जब होती है तो साइड्स की रेशो को किस तरह से लिखा जाता है। पहले आप क्या करेंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे ट्रायंगल को कि पहले PP दोनों में कॉमन है तो P रखा, फिर एंगल जो T पे था वो एंगल Q वाले के बराबर है तो इधर T और यहाँ Q, फिर जो तीसरा एंगल बचा वो हमने रख लिया कि इसमें S बचा और इसमें R बचा। फिर जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं वैसे ही आप रेशो बना सकते हैं कि PT अपॉन PQ, ST या TS अपॉन QR और फिर PS अपॉन PR। पहले यहाँ पे PT था तो हमने यहाँ पे PQ उठाया, फिर TS से QR उठाया और देन जो तीसरा पैर बच गया वो उठा लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज जो दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, आपको दिया हुआ है दैट PQ इज 21.6 और PT की वैल्यू निकालनी है और QR और ST का रेशो दिया है। हमारे पास यहाँ क्या है, ST अपॉन QR है, उल्टा दिया हुआ है। PT की वैल्यू फाइंड करेंगे, PQ दिया है हमें 21.6, दिस विल बी इक्वल्स टू ST अपॉन QR दैट इज 5/9। यहाँ पे QR बाय ST था तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 इंटू 21.6/9। अगर मैं इसका ये डेसिमल हटा के नीचे 10 रख लूँ तो ये 5 से कैंसिल होकर 2 बनाएगा और 216/18 इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो PT की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 12 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा काम है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलैरिटी पर ही बेस्ड था, पर यहाँ पे सिमिलैरिटी जो थी पहले वो आपको देखनी पड़ेगी किस ऑर्डर में चल रही है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ऑर्डर सीधा रहता है, लेकिन अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो आपको एंगल्स के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी का ऑर्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 3 जो कि सर्कल्स के ऊपर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे अटेंटिव होने की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चन के लिए पेपर में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, दैट PRT is a tangent to a circle, PRT is a tangent to a circle with center O at point R on it। पॉइंट R के ऊपर एक यहाँ पे टेंजेंट बना है, पॉइंट R के ऊपर यहाँ पे एक टेंजेंट बना है, दिस इज R, P एंड T। ठीक है, और उसके बाद कहा है डायमीटर SQ ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पे, प्रोड्यूस्ड है। डायमीटर SQ ऑफ द सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द टेंजेंट एट P। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएं तो ये जो डायमीटर है QS, डायमीटर SQ को अगर प्रोड्यूस किया तो वो टेंजेंट को P पर मिलता है और फिर हमने क्या किया है, Q और R को ज्वाइन कर दिया है। ये पॉइंट जो है ये O है, देन Q एंड R इज ज्वाइंड। एंगल QRP, एंगल QRP जो आपको दिया है वो दिया गया है 28 डिग्रीज। एंगल दिस इज 28 डिग्रीज। ठीक है, और आपसे पूछा गया है एंगल SPR, आपसे पूछा गया है एंगल SPR। ठीक है, ये एंगल आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो दो चीजें रिक्वायर्ड है मैं पहले आपको बता देता हूं। पहला तो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड एक टेंजेंट को मिल रही है किसी पॉइंट पर, सर्कल का एक कॉर्ड टेंजेंट को मिल रहा है, तो जो एंगल कॉर्ड और टेंजेंट बनाएंगे माइनर सेगमेंट की तरफ, वही एंगल कॉर्ड बनाएगा सर्कल के अंदर मेजर सेगमेंट में। इस वाली कॉर्ड ने जो एंगल टेंजेंट के साथ बनाया
वही जो है टेंजेंट कॉर्ड के सामने बनेगा सर्कल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्यू आर जो है उसके साथ टेंजेंट 28 डिग्री एंगल बनाता है, तो जो एंगल क्यू आर बनाएगा एस के ऊपर, जो एंगल क्यू आर बनाएगा एस के ऊपर, वो एंगल भी 28 डिग्री ही होगा, राइट। इसी थ्योरम का यूज है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर बनाती है। तो टेंजेंट और कॉर्ड में यहाँ पे 28 डिग्री का एंगल अगर बना था तो वही एंगल एस पे बनेगा। अब दूसरी बात, जो दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर यूज होनी है वो क्या होनी है कि अगर किसी सर्कल के अंदर, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई आर्क जो है सेंटर पर एंगल बनाए और कोई आर्क वही आर्क जो है वो सर्कल के ऊपर एंगल बनाए। मान लो कि ये आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी ने एंगल बनाया ओ पर और ऊपर सी पर, तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है 2 थीटा। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर क्यू आर आर्क ने, अगर यहाँ से आर्क क्यू आर ने एस पे एंगल 28 डिग्री बनाया है, तो क्यू आर जो ओ पे एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा 56 डिग्री का, इससे डबल बनाने वाला है। क्यू आर ने एंगल बनाया एस पे 28 डिग्री, तो क्यू आर सेंटर पे बनाएगा 56 डिग्री। अब एक और बात होती है कि अगर हम टेंजेंट और रेडियस बनाएं तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये ओ आर जो बना, ये रेडियस बना, ओ आर अगर रेडियस बना तो ये पूरा जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ओ पी आर में। ट्रायंगल ओ पी आर में एक एंगल 90 डिग्री का पड़ा है और एक एंगल 56 डिग्री का पड़ा है। ट्रायंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी दिस विल बिकम 44 डिग्री। 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 90 होगा, 56 में 44 ऐड करेंगे, सॉरी 44 नहीं, 56 में 34 ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो दिस एंगल विल बी 34 डिग्री, ठीक है। तो 2-3 प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा था। पहले अल्टरनेट सेगमेंट से आपको ये वाला एंगल मिला, फिर डबल एंगल से आपने सेंटर पे एंगल बनाया, और उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल बना जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री था जो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल था। यहाँ ये जो बना ये रेडियस बना क्योंकि वो हमारा सेंटर था, तो वहाँ से हमें ये एंगल मिला 34 डिग्री का, राइट। तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज हो सकता है आपसे ये आपका टाइम कंज्यूम कर जाए, सोचने में आपको टाइम लग जाए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्कल के ऊपर ही बेस्ड है और ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी ने अपने एग्जाम्स में पहले भी पूछा है, बहुत पहले भी पूछा है, और अब फिर से ये पूछा गया है दोबारा। तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाने के चांसेस हैं। क्वेश्चन का कहता है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, किसी ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू ए सी है, साइड जो है वो दोनों बराबर है। अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेज ए सी एट डी, बी से एक सर्कल बनाया, बी के बीच में से निकलता हुआ, थ्रू मतलब पॉइंट से निकलता हुआ, वो टच करता है ए सी को पॉइंट डी पर। एक सर्कल जो बी में से पास हो रहा है वो ए सी को टच करता है डी पर एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट पी। ये सर्कल जो है ये इंटरसेक्ट करता है साइड ए बी को पॉइंट पी पर। अगर आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, इफ ए पी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी पूरी साइड आपको बतानी है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके पीछे का कंसेप्ट बता देता हूँ आपको कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर हम एक टेंजेंट बनाएं और एक उसका सीकेंट बनाएं, कि अगर मान लो ये पी टी टेंजेंट है और ये ए बी एक कॉर्ड है जो कि पी पर जाके टेंजेंट को मिलती है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। इसके लिए रिजल्ट होता है पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। तो इसी रिजल्ट का यूज अगर हम यहाँ पे देखें करने के लिए कि यहाँ से ए डी जो है
उसका स्क्वायर जो होगा वो AP और AB के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट AD स्क्वायर इक्वल्स टू AP इंटू AB, पहले A से P तक फिर A से B तक। ठीक है, अब मुझे पता है कि AB और AC बराबर है। ठीक है, AB और AC जो है वो बराबर है, तो और यहाँ पे AD D जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया है AC का, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मैं AD को ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज AC बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AP इंटू AB। AC स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू AP इंटू AB। और हम ये जानते हैं कि अगर AB और AC बराबर है तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा, AC इक्वल्स टू 4AP। ठीक है, AC इक्वल्स टू 4AP और AC की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4 इंटू 2.5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में पूछा तो AB गया है, तो भाई AB और AC जो है वो दोनों इक्वल ही तो हैं। अगर AB और AC इक्वल हैं तो AB भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज़ तो याद होगी तो बहुत आराम से हो जाएगा। सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिर से ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M जो है वो इसका मिड पॉइंट है। D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। If AB equals to 7, AC equals to 24, find AD रेशो AM। आपको बताना है AD रेशो AM क्या होगा। अब अगर M जो है वो मिड पॉइंट है, अगर M जो है वो मिड पॉइंट है तो AM की लेंथ क्या होगी। हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम मीडियन बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेन्यूज पे मीडियन बनाते हैं तो ये तीनों पार्ट बराबर होते हैं। 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की हेल्प से BC की लेंथ हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, आप पाइथागोरस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये इक्वल पार्ट्स में बटेगा तो इस AM की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12.5 या 25/2। जो मीडियन होता है हाइपोटेन्यूज के ऊपर बना हुआ वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी 25/2, 25/2, हाफ ऑफ 25। और उसके बाद बात आ गई AD की। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है P इंटू B/h। तो यहाँ से मैं AD की वैल्यू कह सकता हूँ, मुझे मिल गया दैट AM इक्वल्स टू 25/2 और AD जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7 इंटू 24/25, परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें इन दोनों का रेशो चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 7 इंटू 24/25 रेशो 25/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो दिस विल बी 14 इंटू 24 रेशो 625। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 336 रेशो 625, और यही जो है आपका आंसर है। AD और AM एक परपेंडिकुलर है, एक मीडियन है, दोनों की लेंथ आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाती है। मीडियन जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है और परपेंडिकुलर जो होता है वो P इंटू B/h होता है। दोनों की वैल्यू निकालिए, दोनों का रेशो बनाना है, बस उसको बना दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सर्कल्स का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी सी भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो ये आपको आएगा।
आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर द टेंजेंट्स। गिवन फिगर में AP और BP दो टेंजेंट्स हैं। ये दो टेंजेंट्स हैं और सेंटर है O, एंगल APB इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। एंगल APB इक्वल्स टू 62 डिग्री। यहाँ पे सेंटर O है और आपसे पूछा गया है कि एंगल AQB बताइए क्या होगा। इफ दिस पॉइंट इज Q तो आपने एंगल AQB बताना है। सिंपल सी चीज़ जो है वो क्या है कि अगर हम कभी किसी सर्कल में दो टेंजेंट्स बनाएं तो यहाँ पे जो एंगल होता है उसका रिलेशन यहाँ जो बनता है वो 180 माइनस थीटा से बनता है। 180 माइनस थीटा से क्यों बनता है? क्योंकि ये जो एंगल हैं ये दोनों ये 90 डिग्री के होंगे रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो एंगल AOB और एंगल APB इनका सम भी 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 118 डिग्री। ये एंगल जो बनेगा ये 118 डिग्री बनेगा। ठीक है। और अगर किसी आर्क ने AB ने सेंटर पर एंगल जो है वो 118 बनाया है तो वही आर्क सर्कल के ऊपर एंगल जो बनाएगी वो इसका हाफ बनाएगी दैट विल बी 59 डिग्री। हमने थोड़ी देर पहले ही इस बात को पढ़ा है कि अगर किसी आर्क ने सेंटर पर एंगल जो बनाया होता है उसका आधा एंगल पीछे बनता है। ठीक है। तो 180 डिग्री का हाफ जो बनेगा यहाँ पे वो 59 डिग्री बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। ABC में जो AP है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AB इक्वल्स टू 4, AC इक्वल्स टू 6। AB जो है वो 4 है, AC जो है वो 6 है और BP दिया है 3। BP दिया है 3। आपको CP की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा काम। अगर मैं इसको यहाँ पे x भी ले लूँ, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात जो आपने याद रखनी है, ये आपको क्या दिया है? ये दिया है आपको एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तो जो रेशो लेटरल साइड्स का होता है, अगर ये मान लो AB C और D बना, तो जो रेशो AB और AC का होगा, जो रेशो AB और AC का होगा वही BD और CD का होता है। बस यहाँ पे D की जगह पे P रखा हुआ है। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AC जो होगा दैट विल बी BP अपॉन CP। तो बस इतना सा ही काम है कि AB अपॉन AC इज़ 4/6 और BP की वैल्यू है 3 यहाँ पे हो जाएगा x या CP। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? x इज इक्वल्स टू 18/4। ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। राइट। आपको कुछ नहीं करना है। एंगल बाइसेक्टर का सीधा सीधा सा रिजल्ट होता है, अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो जो लेटरल साइड्स का रेशो होता है उसी रेशो में बेस डिवाइड होता है। एंगल बाइसेक्टर बेस को साइड्स के ही रेशो में डिवाइड करता है हमेशा। तो साइड्स का रेशो 4/6 था। BP अपॉन CP इज 3/x। तो x की वैल्यू मेरे पास हो गई 4.5 सेंटीमीटर। यही हमारा CP है, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है जी। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, दोबारा और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसके चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। दिस इज PQRS। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
पी क्यू इज एक्स, क्यू आर इज 16.8 and RS equals to 14 and this is 25.2. फिगर टू द स्केल नहीं है, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। 25.2 x 16.8 और 14 ये आपको दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और आपको कंडीशन दी है, वो क्या है, दैट पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस, कि अगर हम ये पी आर को ज्वाइन करेंगे, अगर हम पी आर को ज्वाइन करेंगे तो ये क्यू एस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों पार्ट बने इसके, ये इक्वल पार्ट्स बने, ठीक है। पी आर ने क्यू एक्स को बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें या फिर मैं कहूँ कि मीडियन बनाएं, तो ये दोनों बेस बराबर होते हैं। अगर ये दोनों बेस बराबर होते हैं तो ये तो दोनों एरिया बनते हैं, ये भी बराबर बनते हैं। जब हम ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल दोनों इक्वल एरियाज में डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज O, अगर SO जो है वो OQ के बराबर है, तो ये जो एरिया होगा, ये दोनों एरियाज जो होंगे वो बराबर होंगे। मैं इसको A लेते हैं, एक्स हमने लिया हुआ है पहले। लेट्स से कि दिस एरिया इज A एंड तो दिस एरिया विल ऑल्सो बी A। अगर ये दोनों बेस बराबर हैं, बिल्कुल इसी तरह से ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे, तो ये दोनों एरियाज भी बराबर होंगे। मैंने मान लिया कि ये A और A है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ देखें, इस ट्रायंगल को बनाएंगे अगर RQS को, तो यहाँ पे ये दोनों एरियाज भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसी साइड के ऊपर बने हुए हैं। तो अब फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ट्रायंगल में देखना शुरू करता हूँ। ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PQR। ध्यान से देखिए जरा कि ट्रायंगल PSR और ट्रायंगल PQR अगर हम देखें तो दोनों का एरिया जो होगा, यहाँ पे भी एरिया A+B होगा, यहाँ भी एरिया A+B होगा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद एक और जो बात हमें याद रखनी है वो क्या है कि हम ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं, अगर ये एंगल थीटा दिया गया हो और ये साइड्स आपको दे दी गई हो, लेट्स से कि M और N, ठीक है, या AB ही लगा लेते हैं, चलो दिस, अगर ये साइड्स स्मॉल a स्मॉल b हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ AB साइन थीटा, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानता हूं कि साइन ऑफ थीटा जो होता है वो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के बराबर होता है। दूसरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम एरिया निकालना शुरू करेंगे तो साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होते हैं, इसलिए ट्रायंगल, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पे नहीं लिखना था, इस तरफ से होगा ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा होगा, वो वहाँ भी लाई करेगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इधर वाले की, हमें इनकी ज़रूरत है एंगल्स की, ठीक है। हम एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल PSR का। PSR का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 25.2 इंटू 14, साथ में इंटू साइन थीटा होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो साइन 180 माइनस थीटा से जाके बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाफ इंटू 25.2 इंटू 14, ये इक्वल होगा किसके, हाफ इंटू यहाँ पे x इंटू 16.8 की, x इंटू 16.8 के बराबर होगा, ठीक है। तो बस आपको इसे सॉल्व करना है, हाफ से हाफ ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 25.2 इंटू 14 बाई 16.8, ठीक है। डेसिमल मैं दोनों के हटा सकता हूँ, डेसिमल मैं दोनों के हटा सकता हूँ, तो 14 जब कैंसिल होगा 168 से, तो ये वैल्यू जो बनाएगा, ये बनाएगा नीचे 12, और 12 जब 252 से कैंसिल होगा तो ये वैल्यू हमारे पास बनाएगा 21, ठीक है। तो x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। दो तीन कंसेप्ट्स का यूज हो रहा है। पहला क्या है कि अगर मिड पॉइंट्स बनाया हो
और बेस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ हो तो दोनों एरिया भी बराबर होते हैं। उसकी हेल्प से हमने क्या किया कि ये दोनों बेस अगर बराबर थे तो ऊपर ये दोनों एरिया बनेंगे बराबर ए और ए, और नीचे भी दोनों एरिया बराबर बने बी और बी। फिर अगर ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, लेकिन साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होते हैं। एरिया निकालने के लिए हमने यूज किया हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि वो इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे। हम अगर पी एस आर का एरिया निकाल रहे हैं तो वो होगा हाफ इंटू 25.2 इंटू 14 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसने कैंसिल हो जाना था, और हाफ इंटू एक्स इंटू 16.8, ये ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हो गया। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद मुझे वैल्यू मिल जाएगी एक्स की 21। अब ये मैंने समझाने के लिए किया है, इतना कुछ आपको याद रखना है। अगर बाइसेक्ट होने वाली प्रॉपर्टी आपको दिखे, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा हो तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया इक्वल करने हैं कि पी दूसरी डायगोनल के ऊपर जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है उसको छोड़कर दूसरी डायगोनल से जो दो एरियाज बनेंगे उनको आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली 25.2 इंटू 14 इक्वल्स टू एक्स इंटू 16.8 करना है और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे, ये दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें कहा गया है दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है हमने जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज एबीसीडी। ठीक है, हमें बताया गया है कि ए बी इक्वल्स टू 8 है, बी सी इक्वल्स टू 7 है, डी सी इक्वल्स टू 6 है, और आपको ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस आपको एक सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब भी कभी ये डायग्राम मिले, जब भी कभी एक सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिट हुआ हो तो क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स का सम है वो बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, दैट ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ऑपोजिट साइड्स को अगर हम ऐड करें दोनों तरफ से तो वो इक्वल सम देते हैं। मतलब 8 प्लस 6 विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस 7। तो यहाँ पे ए डी की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। ये 14 बनेगा, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ए डी की वैल्यू भी 7 ही होगी। ठीक है, बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपने याद करनी है। जब भी कभी कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल फंसेगा तो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड है ना, ट्रायंगल की सिमिलरिटी के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी MN is parallel to BC, MN is parallel to BC, AN ratio NC equals to 4:5। मतलब कि अगर ये वाली साइड 4 है इतनी तो ये 5 है। अब अगर ये लाइन 5 है तो ये कंप्लीट क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको पूछा गया है कि अगर MBCN का एरिया 130 है, ये एरिया अगर 130 दिया है नीचे वाला, तो आपको ऊपर वाला एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन फिर से सिमिलरिटी के ऊपर है कि हमें पता है कि जिस रेशो में ये साइड बनेगी, ट्रायंगल टू ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो, कि अगर हम AN रेशो AC को देखें तो वो क्या होगा, 4:9 होगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो गया, 9। अगर AN रेशो AC 4:9 है, if AN रेशो NC equals to 4/9, then triangle AMN upon ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला ट्रायंगल जो बनेगा और पूरा ट्रायंगल जो बनेगा
इसके एरिया का रेशो जो होगा दैट विल बी स्क्वायर ऑफ 4/9 दैट इज 16/81। मतलब इन दोनों एरियाज का रेशो क्या होगा 16:81। तो अब अगर मैं देखूं कि ट्रायंगल AMN अगर ये 16 है, इसका मैं रेशो बना रहा हूं ट्रायंगल ABC से, तो ये 81 है। जो पार्ट बच गया पूरे ट्रायंगल अगर मैं कहूं कि 81 है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो 16 है, तो जो बच गया दैट इज MBCN, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा कि पूरा 81 हुआ, अगर उसमें से मैं 16 अगर माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ वाला एरिया मिलेगा। तो 81 में से 16 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 65 होगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है MBCN की 65 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है 65 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 130। 65 की वैल्यू अगर 130 है तो आपसे पूछा है ट्रायंगल MAN, तो यानी कि इस ट्रायंगल की वैल्यू पूछी है, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कहाँ से बना होगा इंटू 2 से बना होगा, तो ट्रायंगल AMN की वैल्यू क्या हो गई 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा काम है, जिस रेशो में साइड्स होती हैं उसके स्क्वायर के रेशो में एरिया होता है। अगर पैरेलल लाइन बनेगी तो लाइन पैरेलल बनी तो ट्रायंगल AMN और ट्रायंगल ABC का एरिया यहाँ पे AN/AC है, NC नहीं है, दिस इज AN/AC। ध्यान दे दीजिएगा दोबारा, AN/AC जो है वो अगर 4/9 है तो एरिया जो होगा वो 4/9 का स्क्वायर होगा, तो एरिया का रेशो 16/81 हुआ। लेकिन ये किसका रेशो है, ये AMN और कंप्लीट एरिया का रेशो है। माइनस करने पर मुझे मिलेगा MBCN का रेशो दैट इज इक्वल्स टू 81 माइनस 16 इक्वल्स टू 65। तो 65 की वैल्यू अगर मुझे 130 दी है तो 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में आपको लंबे लगते हैं, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी सी बातें याद हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे बहुत ज़्यादा जाते हैं लेकिन इजी पूछे जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है तो ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छा स्कोर दे जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में भी हम ज्योमेट्री के लेक्चर्स ही कुछ लेके आएंगे, ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे पेपर में पूछे गए हैं वो करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।